सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि आप नेगेटिव कम कैसे करें। तो किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो उसके 3-4 रीज़न होते हैं। पहला कारण तो होता है कि हमें याद ही नहीं है। दूसरा कारण ये होता है कि हमें कम याद है। तीसरा कारण ये होता है कि हमने पेपर देते वक़्त कोई न कोई गलती कर दी। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए तो उसके बाद में किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। एक वीडियो में हम नेक्स्ट में बात करेंगे कि ओएमआर शीट को कैसे भरते हैं, वहाँ पर अगर गलती करते हैं तो भी नेगेटिव कहीं न कहीं आपके बढ़ जाते हैं। तो ओएमआर एक अलग टॉपिक है, एक पढ़ा हुआ याद कैसे हो और उसकी प्रैक्टिस कैसे करें वो एक अलग टॉपिक है। और हमने सब कुछ कर लिया, उसके बाद में एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठ गए तो उस टाइम आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना है वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इन तीनों पॉइंट पे अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपके नेगेटिव कम होंगे और कहीं ना कहीं आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी। ध्यान रखना, टॉपर्स में बहुत ज्यादा गैप नहीं होता। राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटी है। अगर मैं जेईटी की बात करता हूँ, उदयपुर, जोबनेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, 5 यूनिवर्सिटी 5 ही क्वेश्चन पे लॉक हो जाती है। मतलब जिस बच्चे ने एक क्वेश्चन ज्यादा नेगेटिव कर दिया वो उदयपुर से जोबनेर चला जाता है। अगर 2 कर दिया तो उदयपुर जोबनेर दोनों हाथ से निकल जाती है, बीकानेर चला जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है वहां पर आपको फूंक फूंक के कदम रखना है। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए तो आप अपने माइंड सेट को कैसे रखेंगे और कैसे विपरीत परिस्थितियों में, मतलब अगर पेपर टफ हो या इजी हो या कुछ भी क्यों ना हुआ हो, आपको कैसे अपने आप को पेशेंस रखते हुए, कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन करते हुए उस एग्जाम को देना है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके नेगेटिव कम हो और आपका पेपर अच्छा हो। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको जिस दिन आपका एग्जाम है, जैसे जेईटी का एग्जाम 27 जून को है, 27 जून को है। आज 1 महीने पहले मैं आपको वीडियो बना के सब जानकारी दे रहा हूँ। सर आप 1 महीने क्यों दे रहे हो? क्योंकि जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स किया था उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने लॉन्ग ईयर किए हैं उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ये जानकारी मैं अगर एग्जाम के 3 दिन पहले आके दूंगा तो आपके पास वो टाइम ही नहीं बचेगा जिसमें आप अपने आप को तैयार कर सको। इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को तैयार करोगे तो आपको 1 महीने का टाइम चाहिए। इस महीने में कम से कम आपको 10 टेस्ट देने हैं। कितने टेस्ट देने हैं? कम से कम 10 टेस्ट देने हैं, कम से कम। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के जो बच्चे हैं उनके टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चल रही है। अभी उनके चौथे नंबर की टेस्ट सीरीज चल रही है लॉन्ग ईयर वाले बच्चे के। सबसे पहले आपके चली थी एजी बायो के, एजी और बायो। 2 नंबर पे आपकी चली थी जेट और सीयूटी कॉमन। 3 नंबर पे चली थी केवल सीयूटी और चौथे नंबर पर अभी चल रही है जेट टेस्ट सीरीज। तो जो बच्चे रोहिल के उनकी तगड़ी प्रैक्टिस है, लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे जो है रोहिल से जुड़े हुए नहीं है। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम 10 टेस्ट आप जरूर देना। अगर आपके पास टेस्ट की व्यवस्था नहीं है तो रोहिल के ऐप पे जाके आप ऑनलाइन रोहिल के ऐप पर टेस्ट सीरीज दे सकते हो, ऑफलाइन भी आप दे सकते हो। अब आइए अपन जानते हैं कि आप पेपर देने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए तो अब आपको आगे क्या करना है। कुछ चीजें आपके दिमाग में बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रखनी है कि ये जब पेपर आपके हाथ में आ गया तब न तो जीएल सर काम में आएंगे, न ही आपके कोई गुरुजी काम में आएंगे, न ही आपके मम्मी पापा काम में आएंगे। ये एक ऐसी जगह बैठ के आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी जहां पे केवल और केवल आप खुद होंगे। आपका पेपर होगा, एग्जामिनेशन हॉल होंगे, चारों तरफ आपके पास में 20-25 बच्चे और बैठे रहेंगे और आपके इन्विजिलेटर होंगे। ये लड़ाई लड़नी है आपको तो खुद को लड़नी है। तो चाहे पेपर टफ हो, इजी हो, पढ़ाया हुआ आया नहीं आया, जो कुछ भी है, जैसी भी परिस्थिति है, लड़ाई आपको अगर जीतनी है तो आपको कॉन्फिडेंस बना के रखना है। ध्यान रखना, यहाँ आपको जो एग्जामिनेशन हॉल है उसको युद्ध का मैदान मान लेना है। जो पेपर है वो आपका कॉम्पिटिटर है और आप खुद जो हो वो आप खुद एक उस पेपर के लिए कॉम्पिटिटर हो। तो पेपर और आपके बीच का ये जो संघर्ष होगा उसके अंदर जीत आपकी होनी चाहिए। उसके लिए आपका माइंड लेवल जो है, माइंड सेट जो है, बिल्कुल आपका बी पॉजिटिव और आपका शांत होना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए आप स्ट्रेस में नहीं रहो। उसके लिए एग्जाम से 3 दिन जो पहले वो विशेष इंपॉर्टेंट होते हैं। उन तीनों दिन की आपकी पूरी नींद होनी चाहिए। विशेष तौर पे जिस दिन आपका पेपर है उस दिन आपकी 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। तो आपको अब आपका जो भी पेपर है उसको फाइनल पेपर मान के चलना है। मतलब अब आपके मान लो आपके 10 टेस्ट होंगे तो हर टेस्ट को आपको फाइनल मान के चलना है और हर टेस्ट से पहले 6 से 8 घंटे के बीच की आपको प्योर नीट एंड क्लीन नींद लेके आना है। ठीक है, ताकि आप इस लड़ाई को अच्छे से जीत सको। आगे चलो, पॉइंट नींद वाला काम हो गया। पेपर को किसी भी कीमत पर अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि आपके फेवर का नहीं है, आपको पेपर आपको इस रेसलिंग के अंदर आपको दबा रहा है, आपके ऊपर बैठ रहा है, पेपर आपके ऊपर हावी हो रहा है,
तो आपको उस केस में पेन को रखना है, गहरी सांस लेनी है, पूरी साल या क्रैश कोर्स में आपने मेहनत की है, उस मेहनत को याद करना है और फिर अपने आप को ये कहना है कि मैंने जो हमारे गुरुजी ने बताई उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरी तैयारी की है। और अब भी अगर कोई क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, इसका मतलब है पढ़ने वाला अगर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको शांत रहना है। पेपर अगर टफ आ जाता है तो कट ऑफ नीचे चली जाती है, और पेपर अगर नॉर्मल होता है तो कट ऑफ थोड़ी ऊपर चली जाती है। इसलिए आपके सिलेक्शन को लेके पेपर कभी भी आपके लिए कुछ भी बैरियर का काम नहीं कर सकता। अगर पेपर टफ आया है तो कट ऑफ कम चली जाएगी, बात खत्म हुई, वहां चिंता करने की जरूरत ही कहा अपने को। इसलिए ध्यान रखना, अपने को टेंशन नहीं लेनी है। आगे बात समझ में, जो भी होगा जीत आपकी होनी चाहिए, उसके लिए आप पेपर के ऊपर हावी होनी चाहिए। आगे चलो, पूरे पर्सन करना, ध्यान रखें। कई बार बच्चा एग्जाम देने जाता है, मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ये चैप्टर नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री मेरा ये नहीं है, बायोलॉजी मेरा ये नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, लास्ट टाइम इसको तो मैं देख ही नहीं पाया, घर पे ऐसा कुछ हो गया था, मैं तो ये रीडिंग नहीं लगा पाया। कोई भी एग्जाम के अंदर आपको पूरा पेपर करके आना जरूरी नहीं है, पूरे क्वेश्चन करके आना जरूरी नहीं है। लास्ट ईयर का टॉपर साजन है, उसके 397 मार्क्स थे, 397 पर ऑल राजस्थान टॉपर है। उससे पहले शिवम झा 405 नंबर पर रॉयल से टॉपर रहा है। उससे पहले मैं अगर जसवंत की बात करता हूँ तो वो बच्चा अराउंड 381 नंबर के आसपास पे टॉपर रहा। आगे बात समझ में। इसके पहले की अगर मैं बात करता हूँ, आपका क्या नाम, हमारा किशन बाकर, वो अराउंड 415 नंबर पर टॉपर रहा ऑल राजस्थान। तो टॉपर टोटल पेपर तो होता है 480 का, टॉपर आपका 408 के आसपास घूमता है। इसका मतलब है अगर आप टॉप भी करना चाहते हैं, आप ये सोचते हैं मैं ऑल राजस्थान टॉप करूंगा और रॉयल से इस बार बाइक मैं लूंगा, तो उस केस में भी आपको पूरे क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है। इसलिए अगर कोई एक दो चैप्टर, एक दो पॉइंट अगर आपके नहीं पढ़े हैं, आपने रिवीजन नहीं हुआ है, तो भी पेपर देते वक्त उससे पहले आपके दिमाग में वो टॉपिक नहीं आने चाहिए, या आपके दिमाग में क्लियर कर लेना आपको। और 10 टेस्ट की जब आप प्रैक्टिस करोगे अभी, तो 10 के 10 टेस्ट को फाइनल पेपर मानते हुए देना है। ध्यान रखना, जिंदगी के लिए अब आपके पास में जो आने वाले 25 से 30 दिन है, वही आपकी लाइफ डिसाइड करेंगे कि आप कब और किधर कैसे जाओगे। ध्यान रखना, किसी बच्चा यूं कहे और सर मेरे सीयूटी के अंदर 700 नंबर आ रहे हैं तो मेरी लाइफ भी डिसाइड करेंगे, बिल्कुल तेरी लाइफ भी आगे इस एग्जाम से डिसाइड होगी, कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। अगर 700 नंबर बेटा तेरे इधर आ रहे हैं, 650 इधर नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी तेरे को पूरे राजस्थान में टॉप करके दिखाना है, टॉप 5 में रैंक लेके आना है, टॉप 10 में रैंक लेके आना है, ताकि आप सीना तान के जब कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाओ, जब कहीं पढ़ाने जाओ, जब कहीं सेमिनार लेने जाओ, जब आप अपनी लाइफ के कोच बन जाओगे, जब लोग आपकी जर्नी से कुछ सीखना चाहेंगे, तब आपके पास में ऑप्शन होने चाहिए। कल मैंने हमारे एक पुराने स्टूडेंट से बात की, देवाशीष से, तो मैंने उससे बात की कि बेटा तेरे को बहुत बहुत बधाई हो, तेरा एफएसओ में नंबर आ गया। तो जब मेरी लंबी बातचीत चली तो उसने कहा कि सर मेरी 5वीं जॉब है ये, 2022 में बच्चे की बीएससी हुई है, दिनेश कुमावत का क्लासमेट है जो कि सुपरवाइजर लगा हुआ है अभी, कि हम साथ में ही थे सर, और मेरी 5वीं जॉब है। यूनिवर्सिटी में मेरी 2 जॉब लग गई, एआरओ मेरा होने वाला है। इसके अलावा मैं जहां पूरे राजस्थान में 21 पोस्ट थी और उसके एक पोस्ट थी उसके लिए, बच्चे के लिए पर्टिकुलर, उस बच्चे के लिए उसकी कैटेगरी में उस बच्चे ने जनरल फाइट किया और फिर भी रुका नहीं, और अभी एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर बना हुआ है बच्चा, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है उसकी। मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि वो चाहता तो एक नौकरी करके सेटिस्फाइड हो जाता कि लोगों की तो नौकरी लगती नहीं है, मैं तो जो है नौकरी लग गया, लेकिन रुका नहीं बच्चा, और एफएसओ पर तो पहुंच चुका है अभी तक। फूड सेफ्टी ऑफिसर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, आरएस लेवल की पोस्ट होती है। तो मैं यूं कहना चाहता हूं आपको कि आपका सीयूटी का पेपर अच्छा चला गया, इसका मतलब है आपको कभी खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं एक तो ये एग्जांपल दूं आपको कि देवाशीष का एफएसओ में हो रखा है, और एक मैं एग्जांपल दूं कि छोटी सी एज में जो है देवाशीष जो है उसकी 5वीं नौकरी है। तो दोनों लाइन में फर्क है कि नहीं है। अब देवाशीष मान लो आईएएस की तैयारी करेगा, उसके पास टाइम रहता है, या वो आरएस की तैयारी करेगा, जब वो इंटरव्यू में जाएगा या जब भी पेपर लिखने बैठेगा, कुछ भी करेगा, तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मैंने 5 नौकरियों को जो लात मारी है या 5 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्या उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। जब वो इंटरव्यू देगा, जब उससे कोई बातचीत होगी 5 आदमियों में जब वो बैठेगा, तो कहेगा नहीं सीना तान के कि देवाशीष कौन है, पूरी हिस्ट्री जान लो उसकी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर किसी का सीयूटी में पेपर अच्छा भी हो गया है, तो आपकी अगर हिस्टोरी बहुत तगड़ी बनने जा रही है, तो उसका रोकने का अधिकार आपको नहीं है। कई बार बच्चों को मैंने देखा है, सर मेरे सीयूटी का पेपर हो गया, मैं गाँव जाऊंगा। कोई बच्चा आता है क्रेश कोर्स का, सर क्रेश कोर्स हो गया सर, अब मैं गाँव जाऊंगा, मेरे ये हो गया मैं घर जाके बैठ के पढ़ लूंगा, जेईटी का कर लूंगा। ध्यान रखना,
आत्मा से ग्रह त्याग, आत्मा से मोबाइल त्याग, इन दोनों से दूर रहोगे ना मन से, तब जाके एग्जाम के अंदर जो है ना नंबर आता है। ये कंटिन्यूटी 30 दिन में बिगाड़ मत लेना। जहां कहीं पर भी जिस किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, अगर संस्थान आपको साथ दे रहा है तो आपको अप टू एग्जाम तक रुकना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। बाकी तो आपकी मर्जी है। मैं उन बच्चों के लिए आया हूँ जिन बच्चों का क्रैश कोर्स कहीं से किया है और उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और अब बच्चे थैला ले लेके गांव जा रहे हैं, वो ध्यान रखना। अगर आने इतने दिन तो आपका कोर्स पूरा हुआ है, अब आप रिवीजन करो, एक एक लाइन पढ़ोगे, तब जाके आपका नंबर आएगा ना। ऐसे कहां से नंबर आएगा? अभी तो आप देखो ना घूम के कि आपके जो टेस्ट, अगर आपकी संस्थान में टेस्ट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न हो रहे हैं, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट होना जरूरी है। अभी आपके नंबर आ रहे हैं 350 और फिर पता चला मेन एग्जाम में आप 150 ही पार नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वहां तो आप गुमराह हो रहे हो, जहां कहीं पर भी 350 आ रहे हैं। अगर ईमानदारी से एक्चुअल पेपर हो रहा है और अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न हो रहा है, तब आप देखो कितने नंबर आ रहे हैं कि सर मेरे तो 175 आ रहे हैं। फिर गांव जाके क्या करेगा भाई? तेरे यहाँ माहौल में रहते हुए भी नंबर नहीं आ रहे। अब आपके पास टाइम है, क्रैश कोर्स के बच्चे के पास में, कि पूरी एक एक मिनट का यूज करते हुए 27 जून तक अपनी जान झोंक के रखो, ताकि पेरेंट्स को ये कह सको कि पापा अब मैं आपके कंधों पे भार नहीं हूं, क्योंकि मेरा सरकारी में अच्छे कॉलेज में नंबर आ गया। बाकी तो आपकी मर्जी है बेटा। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कोर्स पूरा हो गया, पापा घर बुला लो। बेचारे पापा तो जानते नहीं है, पापा तो ये सोचते होंगे कि हाँ ठीक है अब कोचिंग में बैठा ही रहेगा। लगातार इंस्टीट्यूट के अंदर टेस्ट हो रहे हैं और लगातार आपकी रिवीजन क्लासेस चल रही है, तो जहां कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो आपको वहीं पढ़ना चाहिए, घर नहीं जाना चाहिए। मैं ओवरऑल राजस्थान के बच्चों की बात कर रहा हूँ। संघर्ष अगर आप कर रहे हो, लड़ाई अगर आप लड़ रहे हो, तो अंतिम सेकंड तक जो लड़ता है ना, उसको ये माना जाता है कि भाई हाँ इसने बराबरी की है, इसने दौड़ में हिस्सा लिया है। बाकी तो कोई मतलब नहीं, आते रहते लोग जाते रहते। नंबर 4, हमारा टॉपिक क्या है कि हम नेगेटिव कम कैसे करें। और नेगेटिव कम करने के लिए आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। बच्चा स्ट्रेस फ्री होगा तो ही नेगेटिव कम करेगा। तो किसी भी बच्चे को मामा, चाचा, ताऊ, दोस्त से वादा नहीं करना है कि मैं जेट के अंदर टॉप रैंक लाके दिखाऊंगा। बात ही नहीं करनी है। मैं एग्रीकल्चर में 120 क्वेश्चन हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में 40 है, 40 ही करके आऊंगा। वादा नहीं करना है। इसको कहते हैं मौत को मासी कहना। ये काम नहीं करना है। आपको किसी भी आपके परिवार में या फिर आप किसी भी दोस्त से बात करते हो, तो आप इस बात को इस तरीके से रखें कि तैयारी कैसी है, कि भाई मेरी बेस्ट तैयारी है, मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। तो बता तेरा क्या टारगेट है, कितने क्वेश्चन करके आएगा? कि 120 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, मैंने 120 के अकॉर्डिंग तैयारी की है, मैं कोशिश करूंगा पूरे क्वेश्चन करूं। और वहां पेपर आने के बाद में अगर मेरे से नहीं होगा तो मैं उतने करूंगा जितने मुझे आ रहे हैं, बाकी तैयारी मैंने पूरे की है। तो इस बच्चे के स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर किसी ने वादा कर लिया कि मैं एग्रीकल्चर में 40 करके आऊंगा, चल कोल्ड ड्रिंक पिलाना, या जो भी XYZ है, तो पेपर डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कि वो आपको किस तरीके के क्वेश्चंस देना चाहता है। पहला क्वेश्चन पढ़ा पहला ही नहीं आया तो आपके दिमाग में 119 क्वेश्चन और एग्रीकल्चर के 39 क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपके दिमाग में उस दोस्त को की गई बात आएगी और कहीं ना कहीं वो आपको डिस्टर्ब करेगी। डिस्ट्रक्शन का एक पॉइंट होगा आपका। इसका मतलब ऐसा काम अपने को नहीं करना है। दिमाग में हमेशा आगे बढ़ने की रखनी है, टॉप सोच रखनी है, लेकिन उसके अंदर अपने को सांकड़ में नहीं बांधना है। आगे चलो। आपको आपके दिमाग में क्या रखना है आपको, कि ज्यादा से ज्यादा नंबर का नहीं रखना है, कम से कम मिस्टेक का रखना है। कि मेरा पूरा पेपर है, इसमें मेरे से गलती कम से कम होनी चाहिए। जब गलतियां कम से कम होंगी तो नंबर अपने आप ही बढ़ जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा नंबर के चक्कर में गलतियां ज्यादा कर दोगे तो ओवरऑल नंबर तो कम हो जाएंगे। तो आपको मान लो अब आप 10 टेस्ट देने जा रहे हो, तो हर टेस्ट में आपका टारगेट होना चाहिए कि इस टेस्ट में मैं कम से कम गलतियां करूं, जो गलती मैंने पुरानी कर दी है वो दोबारा नहीं करूं। यह आपको दिमाग में सोच सोच के रखना और आगे बढ़ना है। 6 नंबर मैंने क्या लिखा है, टारगेट कम से कम समय में अधिक से अधिक आसान प्रश्न हल करने का हो। देखो आप इस बात को समझना, जैसे मान लो आप जेईटी का पेपर देने गए, 120 क्वेश्चन आ रहे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आपका और एक पेपर में 40 हो रहे हैं आपके, तो आपके टोटल हो गए 160 का। अब एग्रीकल्चर का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का वेटेज कितना है? सबका 4 है। ठीक है। अब आपने केमिस्ट्री में कोई टफ क्वेश्चन कर दिया 5 मिनट लगा के,
और एक केमिस्ट्री के अंदर आपने इजी क्वेश्चन कर दिया जिसके अंदर आपको 20 सेकंड लगे। तो आप मुझे बताओ 5 मिनट लगाने पर नंबर कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे? कि सर इसमें 4 मिलेंगे, ये सही हो गया, और इसमें कितने मिलेंगे? 4। इसलिए इसलिए किसी भी एग्जाम में कभी भी बैठो तो दिमाग में ये सेट रखना है कि कम से कम टाइम के अंदर पूरे पेपर में से इजी क्वेश्चन है वो मैं करूंगा। उलझना नहीं है, पहला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा छोड़ो, आगे चलो, फिर छोड़ो। राइट सर्किल क्रॉस मेथड, राइट सर्किल क्रॉस मेथड फॉलो करना है। वो ओमार वाले, जो ओमार वाला वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा ये क्या होता है। आप तो इतना समझ लो कि यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरे पेपर में से जो इजी इजी क्वेश्चन है वो छांटने, वो फटाफट वो कर लेने, बाकी छोड़ते चलो। जो जो करते जा रहे हो उनके ऊपर राइट का निशान लगाते जाओ और फटाफट फटाफट आगे बढ़ जाओ, समझ गए। और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये टफ है या टाइम ज्यादा लग रहा है, बड़ा क्वेश्चन है, तो गोला लगा दो। आपको बिल्कुल हवाई नहीं लग रही, उसके ऊपर क्रॉस लगा दो। ऐसे राइट सर्किल क्रॉस मेथड करते हुए आगे बढ़ते रहो। मतलब दिमाग में क्या रखना है अपने को कि पूरे 120 क्वेश्चन जो है इनमें से इजी इजी क्वेश्चन कर लो, क्योंकि सबका वेटेज एक जैसा है। ये दिमाग में सेट करके रखना है। आगे चलो। अगर आप कोई मैथ और इसके फिजिक्स वाले बच्चे हो तो आप लोग जैसे न्यूमेरिकल वाला तो तुरंत जंप मार जाओ, दिमाग मत लगाओ, थ्योरेटिकल छांट लो फटाफट। ये आगे चलो। आपको घंटों की नहीं बल्कि मिनटों का प्रबंधन करना। यू हैव टू मैनेज मिनट्स नोट आवर्स। आपको घंटे मैनेज नहीं करने हैं, आपको हर मिनट की प्लानिंग करनी है कि इस टाइम में मैं इतना कर दूंगा, इसमें मैं ऐसा कर दूंगा, इसमें मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे आगे बढ़ूंगा। जैसे फर्स्ट राउंड है तो कितने घंटे में फर्स्ट राउंड करो? घंटे तो 2 ही टोटल है। तो आप ये रखो कि मैं 70 मिनट के अंदर ओवरऑल क्रॉस कर जाऊंगा। एग्रीकल्चर के लिए टाइम रख लो कि भाई एग्रीकल्चर जो है मेरे को 40 क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे जो है लगभग 25 मिनट में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कर लेने। जो आप अपना अपना ट्राई करके देखो 10 टेस्ट में कि आप एग्रीकल्चर कितने टाइम में कर लेते हो, बायोलॉजी कितने टाइम में कर लेते हो, केमिस्ट्री कितने टाइम में कर लेते हो, ओवरऑल मैनेज कैसे करोगे। 70 मिनट में क्या आप पूरे पेपर को कर पा रहे हो? तो एग्रीकल्चर के सर 25 तो ज्यादा हो रही, 20 में कर लेता हूँ, तो 20 मिनट उसके ले लो। बायोलॉजी के 20 मिनट ले लो, बाकी आप केमिस्ट्री में 30 मिनट ले लो। तो आपको ऐसे आइडिया लग जाए 70 मिनट में एक बार घूम जाएंगे, समझ गए। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन छाटने अपने को, वो आपको मैनेज करना है। पेपर में, परीक्षा हॉल में युद्ध का मैदान मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और आपने आपने अगर पूरी मेहनत की है, तगड़ी मेहनत की है, और फिर भी नहीं हो रहा, तो दिमाग में सेट रखो कि ये किसी से नहीं हो रहा, बाढ़ में जाने दो उसको। छोड़ने के लिए भी आता है क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन करने वाला टॉपर नहीं बनता। जिसको ये पता लग जाता है कि इसके हाथ ही नहीं लगाना, वो भी टॉपर बन जाता है, वो भी रैंक अच्छी ले आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रहे आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कभी कठिन भी आ सकता है। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। जैसे बच्चों को सबसे पहले पेपर में ही होता है कि सर मैं सबसे पहले क्या करूं, तो 30% बच्चे टॉपर गलती करते हैं। 30% बच्चे टॉपर गलती करते हैं पूरी साल। जैसे नीट का पेपर देने जा रहे हैं तो वो सबसे पहले करेंगे बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। और ऐसे एग्रीकल्चर का बच्चा एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री करता है। लेकिन 30% बच्चों को दिमाग में पता नहीं कौन सा भूत सवार होता है, और यहाँ पे क्या करता है, ये तो करता है फिजिक्स और ये करता है सबसे पहले केमिस्ट्री। मतलब एग्रीकल्चर वाला बच्चा पूरी साल एग्रीकल्चर पहले करता है, और नीट वाला बच्चा जो नीट की तैयारी करता है वो पूरी साल पहले बायोलॉजी करता है यार। लेकिन जैसे ही पेपर हाथ में आता है 30% बच्चे पलटी मार जाते हैं। 10 से 30% का रेशियो रहता है टॉपर बच्चे। तो आपको बेटा वहां एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आप पूरी साल एग्रीकल्चर पहले करते थे, एग्रीकल्चर ही करो। अरे सर मजाक कर रहे हो कि हम तो एग्रीकल्चर ही करेंगे, तो आप तो एग्रीकल्चर करोगे, लेकिन एग्रीकल्चर क्यों करोगे सर? कम से कम टाइम में, आपने कहा ना, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हम एग्रीकल्चर से कर देते हैं। ये बात हमेशा सत्य नहीं है। कई बार ऐसा एग्रीकल्चर का पेपर आया है कि 12 क्वेश्चन 40 में से करने के बाद में बच्चों की सांसें फूल जाती है। 12-15 के बाद में सांस ही नहीं आती एग्रीकल्चर में। बड़ी मुश्किल से 20 तक बच्चा पहुंचता है, कई बार ऐसा हो जाता है, औचपौक हो जाता है बच्चा। इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग में क्लियर रखना है कि एग्रीकल्चर टफ आ सकती है, या बायोलॉजी टफ आ सकती है, केमिस्ट्री टफ आ सकती है। अगर एग्रीकल्चर टफ आ गई और कॉन्फिडेंस आपने डाउन कर लिया कि मैं तो एग्रीकल्चर में सोचा था 35 कर दूंगा, 30 कर दूंगा, यहाँ तो मेरे 15 ही नहीं हो रहे, अब क्या करो, यहाँ हड़बड़ा गए, तो ये 2 पेपर इजी है, ये भी आपके बिगड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि वापस स्माइल देनी है, अरे एग्रीकल्चर तो मैं तो बढ़िया क्वेश्चन बन रहे थे, 30-35 साल भर कर रहा था या क्रैश कोर्स में कर रहा था, अभी नहीं हो रहे। इसका मतलब जीएल सर ने बोला था कि इजी सब्जेक्ट टफ आ सकता है, और इस बार वो इजी इजी जो है इजी आती है, इस बार टफ आई है। चलो आगे फटाफट बढ़ो, और अगला पेपर सिंपल होगा वो कर लेंगे, नहीं होगा तो कट ऑफ कर ली जाएगी, कम चली जाएगी। ये भाव मन में यहाँ पे रखना है, तब आप जीत जाओगे। नहीं जीतोगे, नहीं तो दूसरे जीत जाएंगे, ध्यान रखना। आप पूरा गेम है, पूरा माइंड का गेम है। अब देखो, लो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, ये पॉइंट मैं हर बार बताता हूँ, हर साल बताता हूँ, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है। कहने का मतलब
लो कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है। आपने पहला क्वेश्चन किया एग्रीकल्चर का, नहीं हुआ, दूसरा किया नहीं हुआ, तीसरा किया नहीं हुआ, चौथा किया नहीं हुआ, पांचवा किया नहीं हुआ, इतने में तो पेन यूं यूं होने लग गया, और छठा किया नहीं हुआ, उतने में तो बुखार चढ़ गई, सांसें फूल गई, रोना धोना, बीपीआई हो गई। क्यों भाई? अगर आपको 120 में से 6 क्वेश्चन नहीं आए, इसका मतलब ये हो गया ये पेपर बहुत टफ है, या फिर आप आने वाले 114 क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, इसका मतलब ये होगा। यहाँ पर क्या करना है, इस केस में लो कॉन्फिडेंस होता है, तो आपको वापस दिमाग लगाना है कि पेपर के ऊपर, पूरे पेपर में, पेपर और आपके बीच में लड़ाई है, आपको हमेशा जीतना है। तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, लो कॉन्फिडेंस लेना, पेन को नीचे रखना, छह नहीं है, मुस्कुराना है, चारों तरफ देखना है, बिल्कुल है। ये पेपर यूं चाहता है कि भाई मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। अरे भाई 114 क्वेश्चन और पढ़े हैं और पूरा पेपर ही ऐसा, तो कट ऑफ कम चली जाएगी। लेकिन अगर मैं टेंशन लूंगा तो 114 जो इजी क्वेश्चन है, इनके इजी जो अंदर आएंगे वो भी मेरे से नहीं होंगे, क्योंकि मैं हड़बड़ा जाऊंगा। इसलिए पेपर मेरे साथ में चालबाजी कर रहा है, मैं ऐसे कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दूंगा, देखूंगा जो होगा वो। कम से कम पेपर से तो नहीं हारूंगा मैं, कॉन्फिडेंस तो लूज नहीं होने दूंगा। ये मन में ख्याल आपके उस टाइम आने चाहिए प्रैक्टिकल तौर पे, और आने वाले आपके 10-15 टेस्ट है, उनमें इसकी प्रैक्टिस करो। हम आपको इस तरीके के पेपर देंगे, अलग अलग देंगे, दे भी रहे हैं, कभी टफ देंगे, कभी इजी देंगे, कभी टॉपर 400 भी नहीं पहुंच पा रहा, कभी टॉपर 338 ही हो रहा है, कभी टॉपर जो है 460 भी ला रहा है। तो वो मतलब हम आपको परिस्थितियों को झेलना सिखा रहे हैं, तो आपको वहां पर अपने आप को रोक के रखना है। आई बात समझ में? तो ये आपको ऐसे, इसमें होता है लो कॉन्फिडेंस। फिर होता है ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब आपको, आपका कॉन्फिडेंस ओवर को, अति आत्मविश्वास जिसको अपन बोलते हैं, उसमें क्या होता है, पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, पांचवा कर दिया, छठा कर लिया, सातवां कर दिया, अरे फूल के ढोल हो गए। पूरी साल तैयारी की कोई मतलब ही नहीं निकला, हमें तो हर कुछ ही पढ़ा दिया, यूं ही पढ़ा दिया, इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि पेपर तो बिल्कुल कचरा आया है। अच्छा, आपने 6 क्वेश्चन किए और 6 आपसे हो गए, इसका मतलब 114 इजी है, गारंटी ले ली आपने इतने जल्दी? एक बार दिमाग में ये चढ़ गया कि पेपर बिल्कुल इजी है, उसके बाद में सिल्ली मिस्टेक होना पता चलेगी, सिल्ली मिस्टेक होना चालू हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। निम्न में से भैंस की नस्ल है, तो पहला ऑप्शन मूरा, दूसरी आपकी कांकरेज, तीसरा भदावरी, चौथा पहला और तीसरा दोनों। और जब ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होंगे तो पहला आंसर करके आ जाओगे कि मूरा। अरे दादा 4 नंबर पर देख, तीसरी भी तो तेरी वही है ना, भदावरी भी तो भैंस की है, तो आंसर तो 4 नंबर जाएगा ना। लेकिन वो 4 नंबर दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम आपकी आंखों पे पट्टी बन जाएगी, किस चीज की, ओवर कॉन्फिडेंस की। इसलिए इसका ध्यान रखा, इसकी प्रैक्टिस आने वाले 15 टेस्ट में करो, नहीं तो लोग फायदा उठा लेंगे। समझ गए? कुछ वर्ड आते हैं निम्न में से सत्य असत्य, सत्य कथन कौन सा है, असत्य कौन सा है, पेपर को पढ़ते वक्त क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। जैसे निम्न, निम्न में से कोशिकांग नहीं है, निम्न में से कोशिकांग नहीं है, तो मान लो आपके दिया हुआ है माइट्रोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, गोल्जी बॉडी दिया हुआ है, राइबोसोम दिया हुआ है, इसके अलावा आपका मान लो दिया हुआ है रक्त, ब्लड दिया हुआ है यहाँ, तो कोशिकांग कौन सा नहीं है, तो कोशिकांग कौन सा नहीं है, तो आपको वो करना था। आपने कोशिकांग और पहला आपको दिया हुआ है मान लो गोल्जी बॉडी, तो आप तुरंत गोल्जी बॉडी कर दोगे। पहला दिया हुआ आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया कर दोगे। अरे कोशिकांग नहीं है, ये पूछा नहीं है, पूछा है, इसका मतलब पेपर पढ़ते वक्त, ट्यूशन पढ़ते वक्त आपको क्या करना है, अंडरलाइन करनी है, स्पेशल वर्ड के नीचे अंडरलाइन करो और उसका मतलब निकालो क्या करना चाह रहा है। जो क्वेश्चन जितना इजी दिखता है उसके अंदर ही बीमारी छुपी रहती है। आगे समझे, टॉपर टॉपर इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो इजी गलत करके आता है, तो वहां पे आपको पेशेंस रखना है। सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है आपका, और वापस ट्रू फॉल्स आ गया। और इसके अलावा कोई अपवाद होते हैं, कहीं कहीं बार एग्जाम के अंदर कुछ अपवाद के बारे में भी पूछा जाता है, तो वो अपवाद स्पेशली वो इसीलिए पूछा जाता है कि इसको ध्यान में एक नहीं है, तो आपको कुछ पर्टिकुलर वर्ड जो आ रहे हैं आपके उसके काम में, उनका विशेष ध्यान रखना है। आगे बात समझ में, अंडरलाइन कर लो इन वर्ड के। अब 15वां देखो, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आज मैं 1 महीने पहले इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आपको ये पता रहे बेटा कि भाई आपको किन विषयों के ध्यान रखना है, और वो पहले ट्रायल मार लो। आपके अगर आने वाले 15 टेस्ट होते हैं, 15 टेस्ट में देखो करके, फोकस ओनली सिंगल क्वेश्चन इन वन टाइम। अब देखो कई बार बच्चा क्या करता है, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ है, पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, इसको पढ़ता पढ़ता है बेटा क्या करता है, इसको पढ़ता हो रहा है, मतलब इसको ऊपर वाले को पढ़ रहा है और नीचे वाला और पढ़ना है। अरे क्या कर रहा है दादा, इसका मतलब एक बार में एक ही पढ़ना है, ये 1 नंबर पढ़ रहे तो पूरा दिमाग एक में ही रखो, एक तो पढ़ रहा है और ऑप्शन इसका देख रहा है, किस लिए, किस राह नहीं जा रहा, अरे मजा ले रहा है यार,
रहा नहीं जा रहा, पहला पढ़ो, पूरा दिमाग इस पहले क्वेश्चन पे ही रखो, नीचे वाले को दबा लो। अगर आपकी आदत पड़ रही है कि आपको पहले के साथ में तीसरे का भी ऑप्शन पढ़ने की इच्छा हो रही है या आदत है, तो उसको हाथ से दबा के रखो, पहला ही पढ़ो, एक बार में दिमाग एक ही क्वेश्चन पे होना चाहिए। बात समझ में आ गई? यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, जैसे मैंने कहा था ऑप्शन पूरा क्वेश्चन पूरा पढ़ो, इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके अंडरलाइन करो। इसके अलावा आप ऑप्शन पूरे पढ़ो, जब तक ऑप्शन पूरे नहीं पढ़ दो तब तक क्वेश्चन को करना ही नहीं है, गांठ बांध लो। पूरा पढ़ा पहले दूसरे के टिक करके आगे ना, पहले प्रैक्टिस हम ये करेंगे कि पूरी लाइन अंडरलाइन करेंगे और पहला क्वेश्चन का पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे, पहले मतलब पहला ऑप्शन पूरा पढ़ेंगे, दूसरा पूरा पढ़ेंगे, चाहे आए एक नहीं है, दो और दो कितने होते हैं? चार। फिर भी हम तीन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है वो और देखेंगे। मैं यूं करना चाह रहा हूं, क्योंकि पूरे पेपर के अंदर दो चार क्वेश्चन है जो पूरा गेम इधर से उधर कर देते हैं। आगे चलो, पूरे क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो, पूरे को ध्यान रखो एक एक पॉइंट का। आगे चलो, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखो। आपको फर्स्ट राउंड जो है वो मान के चलो कि आपको 70 मिनट के अंदर करना था, मैक्सिमम 80 मिनट तक आपको पहला राउंड कर देना है और उसके बाद में ओमार कर देनी है। पहला एक पेपर किया, फिर ओमार भरो, दूसरा किया ओमार भरो, ओमार वाली वीडियो में और डिस्कस कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे मान लो अपन ने क्रॉस कर दिया क्वेश्चन की ये नहीं आ रहा, तो कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं ऑप्शन से हो जाते हैं, तो ऑप्शन में देख लेना। जैसे मान लो आपको पूछ लिया कि निम्न में से जूलॉजिकल नाम आता होगा इसका, जूलॉजिकल नाम, खरगोश ये जानवर है ना, तो इसका खरगोश का जो है इसका नाम क्या है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन दिया है ये बिल्ली का, दूसरा है गाय का, तीसरा है बकरी का, तो चौथा किसका बच गया? सर खरगोश का। तो कई बार क्वेश्चन जो ऑप्शन से भी होता है, ये भी आपको मैं यूं कहना चाह रहा हूँ कि पूरे पेपर में अंतिम टाइम तक वहां हाथ जोड़ के बैठना नहीं है, दिमाग लगाते रहना है कि कैसे एग्जाम इसके पास तक पहुंच सकते हैं अपन, ऐसे सोचना है बैठे बैठे कि क्या किया जा सकता है इसके अंदर, मतलब बी पॉजिटिव होके सोचना है। मैं नहीं कह रहा अंतिम टाइम में बालाजी बेरोजी करके कुछ भी लगा के, जो ये नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूँ दिमाग लगाना है कि ऑप्शन से हो रहा नहीं हो रहा, कहाँ से टकरा रहा है, कौन सी बुक का हो सकता है, कहाँ है बुक में दिया हुआ, ये कुछ भी हवा नहीं लगे ना तो लिंक निकालो, टाइम हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे चलो, इसके अलावा सिल्ली मिस्टेक होती है सर, पता ही नहीं चलता कैसे गलत हो जाता है, तो अपन ने वो देख लिया भाई गलतियां, अपन यही तो कर रहे हैं ओवरऑल कि नेगेटिव मार्किंग कम होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए, तो उसको बचते कैसे? एक तो बिल्कुल कूल रहो, किसने क्या पढ़ा है, किसने क्या नहीं पढ़ा, कौन किस बुक को पढ़ रहा है, कौन किस बुक को नहीं पढ़ रहा है, कौन कितने घंटे पढ़ रहा है, कौन कितने घंटे नहीं पढ़ रहा है, दूसरों का हिसाब किताब अपनी डायरी से हटा दो। मैं तो आपको इतना कह सकता हूँ कि जो टॉपर बनना चाहता है जो बच्चा, या आज तक 2021 से लगातार हम टॉपर दे रहे, आप भी चाहते हो कि सर मैं टॉपर बनूं, उसके गुण बता दो, तो मैं तो ये गुण टॉपर में गुण होता है दूसरों की भलाई करना, मतलब जो कुछ उसको आ रहा है दूसरों की रोजाना कम से कम एक एक घंटे मदद करना, बी पॉजिटिव रहना, घमंड नहीं करना। तो टॉपर बनना एक तो दूसरों की मदद करेगा, दूसरी चीज वो कंपैरिजन नहीं करता खुद का किसी से, वो मस्त रहता है, कंटेंट पढ़ रहे हैं बस, शांत रहता है, मेरा भी भला हो दूसरों का भी भला हो, बस मैं भी अच्छा करूं दूसरे भी अच्छा करें, मेरा भी चैन हो आपका भी चैन, सबके लिए वो सद्भाव रखता है, तो मैं उसके पे टेंशन नहीं रहती। अगर कोई आदमी को ये चिंता हो मैं तो पढ़ रहा हूँ या मैं इतना पढ़ूंगा कि उससे मेरे ज्यादा नंबर आ जाए, तो आधा टाइम तो उससे कंपैरिजन में लगा दिया, दिमाग में वो दूसरा बैठा है, भाई मेरे घर में इतनी सी जगह है, मेरा एक कमरा है, उस कमरे के अंदर मैंने किसी दूसरे को जगह दी तो मेरे लिए तो कम होगी एक जगह, तो बात वो सीधी सी इतनी है, तो इसको आप समझो, बात को बड़ा मीनिंग निकलता है इसका, ये लाइफ में भी लागू होता है। आज रॉयल इंस्टीट्यूट इतना बढ़िया पढ़ा रहा, कर रहा है, रिजल्ट दे रहा है, अब दूसरों से मुझे क्या करना, कौन क्या कर रहे हैं, जीएल सर को जीएल सर की लाइफ से मतलब है, दूसरा क्या करा छोड़ो, तो सर आप क्या सोचते हो? मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई हम ऐसा काम करें जिससे लोगों का भला हो और हमारा भी भला हो, लेकिन पहले दूसरों के लिए सोच के करेंगे तो अपना ज्यादा अच्छा होता है जनरली, समझ गए? आगे चलो, सर मैं तो कुछ नहीं करता लेकिन दूसरे सोचते, अरे तो वो उसकी ट्रेनिंग है ना, वो तो उसकी गलती है ना, भाई दूसरा कर रहा है तो वो तो भगवान ने उसको बुद्धि कम दी है, या वो ऐसे लोगों के साथ में रहता है जो उसको पॉजिटिव गाइड नहीं करते, उसकी ठेकेदारी अपन क्यों ले? अपना काम क्या है उसको ईमानदारी से करो ना यार। आगे चलो, पॉजिटिव विचार रखे, पॉजिटिव विचार तब भी संभव है जब हम परोपकार की भावना रखते, बाकी नहीं आते पॉजिटिव विचार, है ना। आगे, अगर आप परीक्षा हॉल में बैठ गए तो वहां बैठ गए, इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, आप कहां से हो भैया, मुझे तो नागौर के लग रहे हो, ऐसे नहीं करना, बैठ गए शांति से बैठे रहो, अपने जो भी इष्ट है उनको याद करो, इष्ट आपके गुरु जी भी हो सकते हैं, इष्ट आपके देवी देवता भी हो सकते हैं, आगे बात समझ में, तो अपने इष्ट को याद करो, शांति से बैठे रहो, अपनी जो मेहनत की है उसको याद करो, आपने साल भर में जो चीजें सीखी है उसको याद करो कि भाई मैं संतुष्ट हूं, मैंने बहुत बढ़िया किया,
और अच्छा करूंगा, मेरी तरफ से पूरा दूंगा, बाकी जो भगवान चाहेगा वो कर लेंगे, यूं। तो आप अपने आप ही आपके दिमाग में एग्जामिनेशन हॉल में इसकी प्रैक्टिस आपको हर टेस्ट में करनी है। ये ऐसी चीजें हैं जो बताने से आती, तब तो ये मैं हर बार ही बताता हूँ, ये आती नहीं है, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आगे चलो, चेहरे पे हमेशा स्माइल होनी चाहिए। अभी एग्जामिनेशन हॉल में हर किसी को स्माइल दी तो जूते पड़ जाएंगे वहां, इसलिए स्माइल का मतलब आप समझो, मतलब नहीं बाद में जीएल सर का नाम आएगा बिना मतलब। अब आपके एग्जामिनेशन जो हॉल होगा आपका, उसके अंदर कई बार टेबल टूटी हुई रहेगी, जो जो खिड़की आपके पास में अगर बारिश आ गई तो थोड़ा बहुत होता पानी आ जाए, हो सकता है उधर से लुया आ रही हो, लू का टाइम है, अभी लू चल रही हो सकता है बाहर कोई बिल्डिंग के अंदर काम चल रहे हो, सरिया ऊपर चढ़ा रहे या कंक्रीट ऊपर चढ़ा रहे, उसकी आवाज आ रही हो, मतलब कुछ ना कुछ अव्यवस्था वहां हो सकती है। इसलिए जो आपका इन्विजिलेटर है, इससे आपको प्यार से बात करना है, कोई समस्या है बताओ, नेचुरल समस्या है तो समाधान हो जाएगा, बाकी आपके वहां गिड़गिड़ाने से और हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। बस शांति से आपको इसके साथ जो है झगड़ा नहीं करना, इसके बाद झगड़ा कर लोगे तो आपका मूड ऑफ हो जाएगा। चाहे अपने टेस्ट दे रहे हो मान लो रॉयल में, तो भी आपको सर से नहीं झगड़ना है, कोई क्वेश्चन में मान लो एरर आ गई, मान लो तीसरे के 2 ऑप्शन सेम आ गए, तो शांति से बात करनी है, यूं। तो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में भी हो सकता है कोई ना कोई एरर, तो यहाँ शांति से बात करो, क्योंकि आपकी एनर्जी अगर नेगेटिव वे में आपने कहीं पर भी काम में ले ली तो उसका इफेक्ट आपके पेपर पे आएगा। अगर आप मान लो टेस्ट दे रहे हो, पेपर दे रहे हो, वहां कोई कोई मैडम है, सर या 2 मैडम 2 सर है, कोई भी हो, जनरली क्या करते हैं वो भी स्टोरी चालू कर देते हैं अपने, आप पेपर दे रहे हो और वो कहानियां सुनाते हैं एक दूसरे को, कल क्या हुआ परसों क्या हुआ, उससे क्या है बच्चा का कंसंट्रेशन भंग होता है। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि सर प्लीज आप बोल रहे हो तो मेरे दिक्कत आ रही है, तो जैसे मैम और सर है तो एक को ही बुलाना कि मैम प्लीज, तो ऐसे ओमार की साइड देख करके मैम आप जब बातें कर रही हो तो मेरा ध्यान उधर जा रहा है, तो तुरंत ही फिर अलग अलग कोने में हो जाएंगे, तो प्यार से बोल भी दिया, उनकी इज्जत भी बनी रहेगी और वो दूर दूर भी चलेगी, इससे आपके पेपर में नेगेटिविटी नहीं आएगी, आपको फायदा मिलेगा। पेपर में जो है आप अपने आप को बिजी रखें, पूरे टाइम पूरा ध्यान रखें। और कई बार क्या करते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन, पहले अपने मन ने आंसर दिया कि इसका 2 नंबर सही है, फिर 3-4 क्वेश्चन पढ़ के बाद में मन गया है 2 नहीं 4 नंबर करेंगे, तो जनरली एक को गलत करके दोबारा करते हैं वो ज्यादातर गलत हो जाते हैं। इसलिए पहले चॉइस आपके मन ने जो दे दी 99%, पहली चॉइस देते वक्त जितने ऑप्शन आपके पास होते हैं पेपर करने के वो पूरे लगा दो, फिर मन ने कह दिया कि तीसरा है तीसरा कर दो, 8-8 करने में ज्यादा फायदा। अभी तक हमने क्या देखा कि पेपर कैसे देना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी रिक्वेस्ट है कि सर हम 1 साल तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके आस-पास में परिवार में ऐसे बच्चे जो 1 साल तैयारी करना चाहे तो 1 जून को हम उनका बैच स्टार्ट कर रहे हैं। पहला बैच, दूसरा जुलाई में, 1 जुलाई का, तीसरा जो आपका अगस्त में होगा। कंटिन्यू बैच फिर चलते रहेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे। आप रॉयल को क्यों ज्वाइन करो, 11-12 के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हो। इनको स्कैन करोगे तो 12वीं 11वीं के साथ में बच्चे पढ़ के जो सेलेक्ट हुए उनके वीडियोज आ जाएंगे। ये हमारा इस साल का रिजल्ट है। ये हमारा बच्चा 12वीं के साथ में ऑल इंडिया टॉपर है, ये एग्रीकल्चर में ऑल इंडिया टॉपर है। इसके अलावा 12वीं के साथ में ये बच्चे जिनके 600 से ऊपर, इतने बच्चों के 600 से ऊपर नंबर आए, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जेट में 2025 का तो अभी एग्जाम है, लास्ट ईयर का हमारा साजन टॉपर है, 397.77, मतलब लगभग 398-97 नंबर इस बच्चे के आए हैं। फर्स्ट रैंक रही है, सेकंड वाले के 383 आए हैं और ये 7th रैंक है, ये आपकी 9th रैंक और 10th रैंक है। आगे बात समझ में, ये हमारे सुपरवाइजर में ऑल राजस्थान सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है, बेस्ट हम रिजल्ट दे रहे हैं। इसके अलावा लॉन्ग ईयर 2027 कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो फ्री है 95% से ऊपर। इसके अलावा 75% से ऊपर जितने भी परसेंट है उन पे आपको अलग अलग तरह की छूट है। अगर आप मान लो ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी इधर उधर ज्वाइन कर रखा तो कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। तो ये हमारे इसके साथ में 10 बुक फ्री मिलेगी, ऑफलाइन भी मिलेगी, ऑनलाइन भी मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरी बैच की बात हो गई है रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से। 2025 की बात करता हूँ, 1000 से ऊपर बच्चे जेईटी में और 750 प्लस बच्चे जो हैं आईसीआर में आपके सीयूटी में सेलेक्ट हुए हैं। तो टॉप इंस्टीट्यूट है, बेस्ट इंस्टीट्यूट है, आपके आसपास कोई हो तो उनको गाइड जरूर करें। और मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, जिसमें बताऊंगा ओमार आपको कैसे भरनी है, किन विशेष बातों का ध्यान रखना है और आपको कैसे अपनी रैंक को बूस्ट करना है। 27 जून को आपका एग्जाम है, उससे पहले हम आपके लिए सब कुछ करते रहेंगे और जल्दी हमारी टीम आएगी जो आपको ये गाइड करेगी कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ में कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। वो भी हम जल्दी लाएंगे ताकि आपके पास जो गाइडेंस सर दे उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए टाइम रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।